और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट में मंगल को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से हत्या इज्जत के मामले में दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने उन्हें उबूरी राहत देने से इनकार करते हुए सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर अब तक फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने कहा कि केस की हतमी समाअत खत्म होने के बाद ही हतमी फैसला देना मुनासिब होगा। छुट्टी के दौरान अदालत फैसला तहरीर करेगी। वाज़ेह रहे कि सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की रुकनीत खत्म हो गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में इंतखाबी रैली के दौरान कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने हुकूमत बनाने के बाद बजरंग दल, पीएफआई समेत नफरत फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। इस पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाया और हनुमान जी पर ताला लगाने का इल्जाम लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताला लगाने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम जी को ताले में बंद कर दिया था। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सरकार ने भी योजनाओं का एलू सुत्तीना कोटे तैयार किया है। पहला सुरक्षा घेरा, जिसे आप सुरक्षा कोटे बोलते हैं, पीएम आवास योजना के पक्के घर का है। मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर जल होना। दूसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे, गरीबों को मुफ्त राशन का है, भूखमरी से बचाव का है, पोषण का है। तीसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे आरोग्य का है। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का है, मुफ्त टीकाकरण का है। चौथा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे जनधन बैंक खाते और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपए की मदद का है। पांचवा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे संकट के समय मदद का है। जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कवच का है। छठा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे बेहतर कानून व्यवस्था का है। माता, बहन, बेटियों को पूरी सुरक्षा का है। सुरक्षा का 7वां घेरा, सुरक्षा कोटे हर समाज के हक को सुरक्षित रखने का है, उन्हें उनका हक देने का है। और देश प्रदेश में अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर शदीद हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी बदउनवानी के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। आज सूरत हाल यह है कि आप यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बदउनवानी में मुलविस है। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस करप्शन की मां है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इसको भी मात दे दी है। दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया, और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई, वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर और किंगपिन के साथी भी बाहर है। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, पंजाब की सरकार भी उसी तरह पे पॉलिसी ला रही थी। आखिरकार हाथ पैर क्यों फूले? अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो क्यों फूले? सवाल ये खड़ा होता है कि ये लूट एक राज्य से दूसरे राज्य तक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ये जो भ्रष्टाचार, कांग्रेस जो जिसको कहा जाता है भ्रष्टाचार की जननी है, उनके रिकॉर्ड तो 60 साल के हैं, वो आम आदमी पार्टी ने 6 साल में तोड़ दिए हैं।
कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी पीछे छोड़ गई। और अब महाराष्ट्र से आई वो खबर जिसने आज सभी को चौंका दिया। एनसीपी के सदर शरद पवार ने पार्टी सदर का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है। शरद पवार ने अपनी स्वाने उम्री की रिलीज के मौके पर सदर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पवार ने कहा, मैंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए सीनियर लीडरों का एक पैनल तश्कील देने का भी ऐलान कर दिया। इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि मैं अब इस ओहदे पर नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। शरद पवार के ऐलान के बाद पार्टी लीडरों और कारकुनों की जानिब से लगातार उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग की जाने लगी। काफी जज्बाती मंजर भी इस मौके पर देखे गए। जो भी शरद पवार साहब ने आज उनका प्रस्ताव सब कार्यकर्ता के सामने रखा है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के और देश के कार्यकर्ता इसके साथ सहमत नहीं है। इस फैसले को किसी भी हालत में चेंज करना जरूरी रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार ये नाम एक साथ में जुड़ा हुआ है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये डिसीजन लिया है। पवार साहब जब तक के लिए राजी नहीं होते तब तक के लिए हम उनका मन परिवर्तन करने का काम करने। कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस लगी। हम उनका इस प्रकार का जो बयान है, ये जो इस्तीफा, उसको नामंजूर करने की दरख्वास्त पवार साहब को हम करते हैं। पवार साहब ने जिस प्रकार से आज उनके दम पे पार्टी चलती है, उनके नाम पे पार्टी चलती है और इसी प्रकार चलती रहेगी, लेकिन पवार साहब ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे विराजमान होने चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। नहीं, बहुत ही दुख की बात है। कोई भी कार्यकर्ता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कोई नेता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रफुल्ल भाई हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब हो, चाहे अजित दादा हो, सब ने यही भावनाएं प्रकट किए। भुजबल साहब हो, उन्होंने यही कहा है कि पवार साहब ने ऐसा एकदम निर्णय जाहिर किया, ये हम लोग भी नहीं सह सकते और ना ही कार्यकर्ता सह सकता है। जैसे माँ बाप बदले नहीं जाते, वैसे राष्ट्रवादी के पितामह पवार साहब है और पवार साहब ही रहना चाहिए, ऐसा हमें सबको लगता है। और पवार साहब ने ये निर्णय, इसको स्थगिति देनी चाहिए और थोड़ा सोच के बाद में वो फैसला ये करेंगे। लेकिन आज कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उनका सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार से उनके घर पर खास मुलाकात की और मुलाकात के बाद अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने अपने फैसले पर अक्सर गौर करने का यकीन दिलाया है। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने 2 से 3 दिनों का वक्त मांगा है, इसलिए पार्टी के ओहदेदार इस्तीफा देने से गुरेज करें। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार ने लोगों के जज्बात को संजीदगी से लिया है। यूपी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले की वोटिंग 4 मई को होना है। उधर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले एक बड़ा बयान दे डाला। मायावती ने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वोटरों से जज्बाती अपील कर डाली और संगीन इल्जाम भी आयद किए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, 4 मई को होने वाले यूपी बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपोजिशन पार्टियां मुसलसल मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आपको समझ पूछ कर अपनी राय दही का इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हो गई। अब अगली समाअत जुलाई में होने की उम्मीद है। 9 मई को अदालत समाअत पर मजीद हिदायत जारी कर सकती है। समाअत के दौरान रिहा होने वाले कुछ अफराद ने इल्जाम लगाया कि दरख्वास्त गुजार बिल्किस ने अदालत को झूठ बोला है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात हुकूमत ने रिहाई के मामले में सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा जैसे लोगों की दरख्वास्तों की समाअत की मुखालफत की, जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कहा कि बिल्किस बानो की दरख्वास्त जाली है, उन्होंने अपने हलफनामे में झूठ बोला है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले हल किए गए हैं। अमित शाह का कहना है कि पुंछ हमले का मामला भी जल्द हल किया जाएगा। न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी भी
मुलविस शख्स को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। पूंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है, हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पूंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने अमित शाह के बयान पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो ये एक खुशाइंद कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ, बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है, उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया और कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है। दैट फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने गुज़िश्ता रोज पार्टी लीडर और साबिक एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद को पार्टी से निकाल दिया है। इसके बाद पार्टी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। उनकी पार्टी से बेदखली का जवाब पेश करते हुए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आरएस चिब ने इल्जाम लगाया कि हाजी अब्दुल रशीद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और बदउनवानी में भी मुलविस थे। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अब भी मजबूत है और पार्टी लीडरों के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आरएस चिब। चिब साहब, ये क्या हो रहा है पार्टी में? आपकी पार्टी जब आई थी तो बड़ा हवा था कि वो होगा, ये होगा, बहुत लोग आए थे आपकी पार्टी में बाकी पार्टियों से, लेकिन अब तो धीरे धीरे निकल रहे और कल हाजी अब्दुल रशीद। अभी भी अगर आप देखें तो देखिए, पहली बात तो यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जब इस पार्टी का गठन किया,
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का गठन किया तो 2-3 बातें उन्होंने सबके सामने रखी थी। पहली बात तो जो 2019 में जब यूरी बन गई तो पहला जो हमारा एजेंडा था कि आज़ाद साहब का ये एजेंडा था कि हमारे पार्टी बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले, हमारे नौजवानों के हकूक महफूज रहें, हमारी ज़मीनें महफूज रहें, ये एजेंडा था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि ये जो पार्टी मैंने बनाई है, ये जो बाकी आम नॉर्मल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस जहाँ काम करती थी या दूसरी पार्टियां जो काम कर रही हैं, उनसे हट के काम करूंगा कि वो लोग इसमें आए, नए लोग आए, अच्छे लोग आए, ताकि हम अपने एजेंडा को एक कामयाबी के साथ आगे लेकर के चलें। तो उन सब चीज़ों का समाधान करने के लिए मैं समझता हूं कि आज भी हमारी पार्टी एक अल्टरनेट है और कोई दूसरी पार्टी के बराबर नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या वजह है कि कुछ लोग पार्टी से निकल कर चले गए या निकाले गए। देखिए, जो लोग निकल करके गए वो बड़ी पुरानी बात हो गई है। वो लोग जो थे वो एक 2 जगह अपने उन्होंने टांगे रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो उधर भी थे 2-4 लोग वो चले गए। और अब जो लोग निकाले गए, जो लोग हमारी पार्टी में आकर के जिन्होंने कोशिश करी कि आज़ाद साहब के एजेंडा को डैमेज किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए अपनी पोजीशन बनाने के लिए, या वो अच्छे लोग जो आना चाहते हैं उनको आने से रोका जाए, तो जब उन लोगों की बातें पार्टी हाईकमांड के सामने आ गई तो इस पर सोच विचार किया गया और उससे हमने कुछ लोगों को निकाला गया। उन्हीं लोगों को निकाला गया जो पार्टी की सोच जो थी, जो पार्टी का एजेंडा था, जो आज़ाद साहब की सोच थी, जो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पार्टी से अलविदा किया गया, उनको गुड बाय कहा गया, उनको पार्टी से निकाला गया। ये हाजी अब्दुल रशीद जो थे, ये सोपोर से आपके साथ, और यहाँ पे जब पार्टी का गठन हुआ, एक रैली हुई, उसमें भी वो थे, उसके बाद लगातार रैलीज में भी वो थे। अचानक क्या हो गया, क्या आपने निकाला? रैलीज में थे, लेकिन कुछ वहाँ ऐसे चीजें हाईकमांड के सामने आ गई कि उन्होंने कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया टिकट के लिए, कुछ लालच भी दिया गया, कुछ उनसे लिया भी गया। जब ये चीज़ें साबित हुई तो तब आज़ाद साहब ने, जो हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसको पार्टी में रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे पार्टी बदनाम होगी। पार्टी में जब आपने गठन हुआ था, ताराचंद जी जैसे नेता थे, ठीक है, आपके यही जो कल निकाले गए हाजी अब्दुल रशीद जैसे नेता जो कश्मीर से थे, जम्मू से ताराचंद निकले, उसके साथ साथ कुछ और लोग निकले, तो पार्टी आप कहाँ देख रही है? आपको नहीं लगता कि पार्टी जिस बड़े दमखम के साथ आई थी, बनी थी, अब वो दमखम खत्म हो रहा है? पार्टी में आज भी वही दमखम है, बल्कि पार्टी जैसे धीरे धीरे पिछले 7-8 महीने से चल रही है, पार्टी जो है जो अच्छे लोगों को पहचानने में और जो लोग हमारी पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनकी पहचान करने में पार्टी पूरी तरह सक्षम है और एक अच्छे तरीके से आज भी पार्टी में दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ा रहे हैं आपका, बोल रहे हैं कि आजाद साहब जैसे स्टैचर अब उनके साथ कोई नहीं है, चुनाव वैली के 2-3 लोग। नो 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 नो, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना। ये तो देखिए, अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन कहीं भी ले लीजिए, जो विरोधी दल होगा वो तो आपकी तारीफ थोड़ी करेगा, वो आपके जो किसी छोटी चीज को लेकर के हमारी खामियां बताएगा और उस पर नुक्ताचीनी करना चाहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई दमखम नहीं उनकी बातों में, लेकिन हमारी पार्टी में आज भी दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और हमारी पार्टी जो आगे बढ़ रही है, हमें कोई खतरा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आरएस चिब फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी के। ये अपने वर्करों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, उनके कोई लीडर निकाले गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी को कोई भी असर नहीं होगा। इसमें पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरह से कैडर को समझाने की कोशिश करेगी और किस तरह से उनको एकजुट रखेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने गुलाम नबी आजाद को तनकीद का निशाना बनाया है। जम्मू में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें अब पार्टी की बीजेपी और आरएसएस के साथ खुफिया मुफाहमत पर मायूसी हो रही है। वकार रसूलवानी ने यह भी दावा किया कि आजाद ग्रुप के कई सीनियर लीडर जल्द ही पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर वकार रसूलवानी, वकार साहब, कल हाजी अब्दुल रशीद उनको निकाला गया, परसों उनके जो भतीजे थे, निफ्यू थे, उन्होंने टाटा बाई बाई पार्टी को किया। देखो, जो जब उनने पार्टी बनाई थी गुलाम नबी आजाद साहब ने, तो उनके साथ जो लोग गए थे वो उनके एफिलेटेड थे, जो कांग्रेस में होते थे। तो दूसरी कोई पार्टी से हमने कोई देखा नहीं, कोई एनसी से, पीडीपी से, किसी और पार्टी से, अपनी पार्टी या बीजेपी से कोई भी बंदा हमने वहां देखा नहीं जाते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब रियलिटी पता चली कि आजाद साहब की एफिलिएशन कहीं और है, बता तो ये खुद को सेकुलर हैं, लेकिन अब तो कहीं नागपुर और एमएचए और वगैरह वगैरह के साथ जुड़ गया है और एग्जिस्टेंस ग्राउंड पे नहीं है, तो लोग भागना शुरू हुए। अब अगर आप ये एक्सपेल की बात करोगे, जहां ताराचंद साहब की, पीरजादा साहब की, मनोहर लाल जी की, इन सब की कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी और उनको पता चला कि ये लोग जो है कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, तो एक फेस सेविंग। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अहम मीटिंग की है। पीसीआर कश्मीर में ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग की है। मीटिंग में तमाम आला पुलिस ऑफिसर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस की शिरकत है। इंटेलिजेंस ओहदेदारों की भी शिरकत इस मीटिंग में है। मीटिंग में G20 के इंतजामात का जायजा लिया गया है। तो अहम खबर, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक अहम मीटिंग की है। पीसीआर कश्मीर में ज्वाइंट सिक्योरिटी की यह मीटिंग मुनक्किद की गई है। सबसे अहम कि इस मीटिंग में तमाम आला पुलिस ओहदेदार, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस मीटिंग में G20 समिट के इंतजामात का भी जायजा लिया गया है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सिक्योरिटी को लेकर अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने यह मीटिंग की, जहां सिक्योरिटी की सूरत हाल का यहां जायजा लिया गया, वहीं G20 के तमाम इंतजामात का भी यहां जायजा लिया गया। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के हालात से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एक अहम मीटिंग यहां पर ली है। तमाम पुलिस ऑफिसर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की शिरकत इस अहम मीटिंग में रही। सबसे अहम ये कि हालिया दिनों में जो G20 की समिट यहां होने वाली है, उसको लेकर भी तमाम तर इंतजामात का जायजा, उन तमाम चीजों की सूरत हाल की जानकारी उन्होंने यहां पर ली है। तो अहम खबर, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कश्मीर में ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद की। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इस मीटिंग के ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए, मीटिंग 22 से 24 मई होने वाली है श्रीनगर में, जिसे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म की ये मीटिंग होने वाली, जिसमें G20 यानी 20 देशों के जो मेंबरान हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसको देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात को लेकर आज अहम बैठक चेयर की है एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, जैसा कि आपने बताया। इसमें देखिए फोकस ये रहेगा, क्योंकि मीटिंग के वेन्यूज के आसपास और मीटिंग के लिए जो डेलीगेट्स बाहर से आएंगे, उनका मूवमेंट भी होगा श्रीनगर में। तो ऐसे में पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी को लेकर आज की मीटिंग में तमाम अफसरान मौजूद थे, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, इंटेलिजेंस, इन तमाम ऑफिसर्स और एसएसपी जो सभी डिस्ट्रिक्ट के थे वो इसमें शामिल रहे हैं। और ये इसमें डिस्कस किया गया कि किस तरह से एक सेफली और बिना किसी इंसिडेंट के, इंसिडेंट फ्री एक ये माहौल तैयार किया जाए, ताकि पीसफुली ये मीटिंग वहां पर
हो सके और इसमें जो तमाम स्ट्रेटजीज हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जो आए दिन जो ड्रोन का इस्तेमाल होता है, जो व्हीकल बेस्ड आईडी का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। और ये भी इसमें कहा गया, अहम बात ये कही गई है कि जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे डल लेक है और जो बाकी तमाम वाटर बॉडीज कश्मीर में है, तो वहां पर जो सिक्योरिटी है वो मरीन कमांडोज के हवाले की जा सकती है। इस तरह पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। और वहीं एनएसजी की टीम्स डिप्लॉय की जाएंगी, ताकि ड्रोन से निपटने के लिए एनएसजी की स्पेशल टीम्स को डिप्लॉय किया जाएगा और साथ ही फिजाइन अटैक से निपटने के लिए भी एनएसजी कमांडोज को तैनात किया जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है कि किस तरह से एक सेफ एनवायरनमेंट वहां पर पैदा किया जाए, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि कश्मीर में इस तरह की मीटिंग से पाकिस्तान की तरफ से आवाजें उठ रही हैं। इस मीटिंग को बाइकआउट की आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जाहिर तौर पर जब नॉर्मल सी लौटती है कश्मीर में तो पाकिस्तान को खासतौर से परेशानी होती है। तो ऐसे में कैसे पुख्ता इंतजाम किए जाए इस मीटिंग के लिए, इन तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू, जो कि तमाम तक जानकारी दे रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।